दे रही हूँ। हुँ। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोज़गार वेदंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी-जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हो रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है? चलिए शुरू करें आपकी क्लास? बताएँ, क्लास शुरू की जाए? क्लास शुरू की जाए की जाए। शुरू करते हैं गद्यांश से थोड़ा-सा। आज 1-2 सरल और 1-2 थोड़े टफ या मतलब कह सकते हैं लेंथी गद्यांश हम लेकर आए हैं। टफ तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बस थोड़े लेंथी हो जाते हैं, आपको भी पता होगा। तो चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला उस्ताद और मानविकी के विद्वानों ने सर धुने हैं। किसने? आप कहेंगे चार्ली कौन है ये चार्ली? चार्ली चैपलिन की बात चल रही है। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने ही नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी विज्ञान ने सिर ढूंढाले हैं। जो ह्यूमन साइंसेस पढ़ते हैं ना, जिन्हें ह्यूमन साइंसेस की नॉलेज होती है, तो वो भी क्या करते हैं, चार्ली चैपलिन को देखकर सोच समझ में पड़ जाते हैं और उन्हें नेति-नेति कहते हुए मानना पड़ता है। नेति-नेति का मतलब होता है आराम से मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत अब नया लिखेंगे तभी तो मान जाओ। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। कला स्वयं सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। मतलब हम लाइफ में कुछ भी करना चाहें, अपने आप को कैसा भी बनाना चाहें, वो होते हैं हमारे सिद्धांत। वो होते हैं हमारे सिद्धांत और वे सिद्धांत हमारे अंदर की जो कला होती है, हम कहते हैं हमारे अंदर का जो गुण होता है उसको जन्म नहीं देते, बल्कि कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। बल्कि जो कला होती है ना, आर्ट होती है ना, आर्ट के अपने अलग ही सिद्धांत होते हैं। आर्टिस्ट के दिमाग का दिमाग अलग ही चलता है। उसके अपने सिद्धांत हैं। उसको वह व्यक्ति के सिद्धांत नहीं है, उस आर्ट के सिद्धांत हैं, जो उसके अंदर कला है ना? जैसे मैं कह दूं साइंटिस्ट कोई नियम नहीं बना रहे, नियम साइंस से बन रहे हैं, है ना? हम कहते हैं न्यूटन का पहला नियम, आर्किमिडीज का नियम, पास्कल का नियम, पास्कल के नियम नहीं है, न्यूटन के नियम भी नहीं है। न्यूटन ने जो नियम बनाए हैं वो ग्रेविटेशन जो साइंस उन्होंने पढ़ी, साइंस पर नियम बनते हैं। न्यूटन ने उन्हें बनाया पर वो किसके नियम है? तो साइंस के ना, समझ रहे हो? पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, यहीं से सीख सकते हैं। बेटर तो होता ही है पिछली देख के आओ, पर कोई बात नहीं, यहाँ से भी देख सकते हो। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या उन्हें बाद में गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपना पेट दुखा लेते हैं, कैसे दुखाते? पेट दुखाने का क्या होता है? बहुत हंसते हैं चार्ली चैपलिन को देखकर, जिससे पेट दुख जाता है। उन्हें उन्हें मेल ओटिंगर या जेम्स एनजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं का क्या लेना देना? अब क्या हुआ, मेल ओटिंगर और जेम्स एनजी ने क्या किया, चार्ली चैपलिन पे लिखे होंगे कुछ ना कुछ सिद्धांत या समीक्षाएं। लेकिन अगर मान लो मुझे प्रेमचंद का गद्य पसंद है, तो मैं तो उस गद्य को एंजॉय करूंगी ना। मैं प्रेमचंद के ऊपर किसी ने समीक्षा में अच्छा बुरा कुछ लिखा हो, उस पर ध्यान क्यों दूंगी? तो सेम वही वाली बात है कि मेल ओटिंगर और जेम्स एनजी को की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से उन्हें क्या लेना देना, जिन्हें चार्ली चैपलिन एज अ कॉमेडियन पसंद है। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं। वे चार्ली को क्या मानते हैं? चार्ली चैपलिन कहते हैं ना, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, तो क्या कहते हैं? वो भूगोल इस पृथ्वी से और समय से परे रखती है ना? चलो, और जो देखते हैं उनकी ताकत अब ज्यों की त्यों बनी हुई है और आज तक भी चार्ली चैपलिन के लिए मन में इंसान के जो ख्याल है वो वैसा ही बना हुआ है। चलिएगा, यह कहना कि चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं उन्हें जाना पहचाना लगता है। क्या होता है ना, आपने देखा होगा जब हम पिक्चरें देखते हैं, जब हम कोई ये एक साइकोलॉजी है, जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो मूवी में हम खुद को हीरो या हीरोइन की जगह रखते हैं और दूसरे को कोई ना कोई हमारी जिंदगी में होता है उसे विलन की जगह रखते हैं। उसमें हम हीरो की जो स्थिति होती है ना, उस स्थिति में खुद को रख के महसूस करना चाहते हैं कि हम होते तो क्या होता। ठीक है, चलिए। लेकिन चार्ली चैपलिन के किरदार में खुद को तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन वो जो किरदार है वो हमें अपने दिल के बहुत करीब, बहुत जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल लेता है वह सुपरिचित लगता है। 10वें सेकंड चार्ली चैपलिन का कैरेक्टर बदल लेते हैं ना, इस तरह से। अच्छा, आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन फिर मैं देना चाहती हूँ। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज चल रहे हैं, सभी कुछ इस समय ऑफर में है और सबसे अच्छी चीज जो ऑफर में है वो है हमारे आरडब्ल्यू की बुक्स, हमारे आरडब्ल्यू की जीके की बुक्स, जीएस बुक्स, आप कह सकते हैं सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स, मूल विधि, स्टैटिक जीके, इंग्लिश, सभी किताबें इस समय ऑफर में है। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट पे जाकर इनको खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चार्ली चैपलिन के विषय में समीक्षकों की क्या राय है? बताइएगा, क्या राय है? क्या इसको अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा? बताएं, बताएं। देखूं, चलिए। चार्ली की अपनी अलग पहचान है, वो तो है, समीक्षकों वाली बात नहीं है। चार्ली पर कुछ नया लिखना अब क्या हो रहा है, कठिन होता जा रहा है। चार्ली चैपलिन पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। चार्ली फिल्म जगत की योग्य नहीं। चार्ली को फिल्म के डायलॉग बोलने नहीं आते, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? चलिए, फिल्म समीक्षक चार्ली के विषय में क्या कहकर शांत हो जाते हैं? तो आप कहेंगे नेति नेति नतमस्तक हैं हम, नेति नेति कहकर शांत हो जाते हैं। वे कला के लिए बने हैं, वे कला पर खरे उतरते हैं नहीं। आगे बढ़ते हैं, सिद्धांत और कला का परस्पर संबंध क्या है? जल्दी से बताओ, सिद्धांत और कला का परस्पर संबंध क्या है? जल्दी से बता दीजिएगा, बताएं। नीति नीति का अर्थ होता है ना यह ना वह, अलग ही है ना? ना एती ना एती, ऐसे करना, ऐसा है ना वैसा है, अलग ही है। सिद्धांत कला को जन्म देते हैं नहीं, कला अपने लिए सिद्धांत स्वयं बना लेती है। यही तो बात हुई थी। मैं आपको समय दे रही हूँ क्वेश्चन पढ़ने का, अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं देती। कला को सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं, सिद्धांत कला से भिन्न है नहीं। कौन सोचेगा? बी हो जाएगा। दर्शकों का उद्देश्य किस प्रकार का होता है? पैसे को बर्बाद करना। अरे भाई नहीं, इच्छाओं को अभिव्यक्त करना नहीं, मूक बने रहना नहीं, बस अपना मनोरंजन हो, बाकी सब बढ़िया है। जयराम जी की, ठीक है? हाँ जी, क्या हो जाएगा? मनोरंजन से सबसे ज्यादा मतलब होता है किसी दर्शक को। आगे बढ़ते हैं, दर्शकों को चार्ली के प्रति क्या भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? दर्शकों की चार्ली के प्रति क्या भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? चार्ली को की समीक्षाओं को महत्व नहीं देते, चार्ली को समय और भूगोल से हटाकर देखते हैं, चार्ली की शक्ति का लोहा मानते हैं। क्या शक्ति की बात चल रही है यहाँ? क्या एक्टिंग की बात चल रही है क्या? नहीं, तो आप बोलेंगे कौन सा हो जाएगा? सबसे सटीक हो जाएगा सी। सबसे सटीक क्या होगा? सी हो जाएगा। कौन सा होगा बेटा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या है, देख लो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारतीय नव वर्ष का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। चैत्र मास जानते हैं बेटा, जब मार्च में कहते हैं ना फागुन होली होती है, होली के 15 दिन बाद से कहते हैं एक पखवाड़ा शुरू होता है जिसे कहते हैं चैत पखवाड़ा, और वहां से ही चैत के नवरात्रि शुरू होते हैं और वहां से ही माना जाता है कि क्या माना जाता है कि भारतीय नववर्ष शुरू हो रहा है। बताइएगा, आगे बढ़े। हाँ जी,
चलो, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारतीय नववर्ष का आरंभ, थोड़ा छोटा-छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा टाइम लगाएँगे। सॉरी, भारतीय नववर्ष का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। कब से होता है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। क्या हुआ? उसी दिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? सृष्टि की रचना कर दी। इस कारण से नव संवत्सर या नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने। कब? चैत्र पक्ष की प्रतिपदा को। तब से ही हमने क्या मान लिया? क्या मान लिया? तो आप कहेंगे हमने नववर्ष मान लिया। आज भले ही नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, किंतु हमारे देश में आज भी मांगलिक तथा धार्मिक कार्यों के लिए विक्रम संवत को ही प्रधानता दी जाती है। जो हमारा देश है उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया जाता है? विक्रम संवत को ही महत्व दिया जाता है। उसी आधार पर तिथि एवं काल की गणना की जाती है। विक्रम संवत को सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व शुरू किया था। पता है क्या होता है विक्रम संवत और शक संवत? विक्रम संवत कैसे बनती है? विक्रम संवत कैसे बनता है? विक्रम संवत क्या है? जो हमारा अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, इसमें 58 जोड़ दो। जैसे 25 है, 2025 चल रहा है, बताओ 2025 चल रहा है, इसमें क्या जोड़ दो? 57 जोड़ दो। 57 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? विक्रम संवत। अच्छा, उससे पहले चलता था एक शक संवत। क्या चलता था? शक संवत चलता था। और वो शक संवत कैसे आएगा 2025 में? क्या जोड़ा या घटाया जाएगा, मुझे आप बताएंगे क्या? चलो मैं यहाँ ये भी लिख देती हूँ, 78 आएगा, यहाँ 78 आएगा। अब आप मुझे बताएंगे जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, ये बताइएगा। शक संवत को कैसे निकालेंगे? विक्रम संवत का संबंध किसी विशेष धर्म से ना होगा, पूरे विश्व की प्रकृति, खगोलीय सिद्धांत, ग्रहों और नक्षत्रों से है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत का ही है ना? मैं प्लीज लास्ट क्वेश्चन में क्या कर दिया मैंने? इनमें से कोई, अच्छा मैंने टिक गलत कर दिया, ओके। इतना तो तुम जानते हो, इतना मैंने कट कर रखा है, इतना तो जानते हो, इतना तो कर लिया करो, है ना? तो क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा, आधे बोलने घटाया जाएगा। बताओ मुझे, विक्रम संवत का संबंध किसी विशेष धर्म से ना होकर पूरे विश्व की प्रकृति से है। बताइएगा, किससे है? पूरे विश्व की प्रकृति से। बताइएगा, बताएं। हाँ, तो ये क्या हो गया? 1882 हो गया, सॉरी 2082 चल रहा है इसके हिसाब से। और शक संवत के हिसाब से क्या चल रहा है? जल्दी से बताओ। हाँ जी, 47 कहाँ से आ जाएगा? चलो, तो किसी विशेष धर्म से ना होकर पूरे विश्व एवं प्रकृति, खगोलीय सिद्धांत, ग्रहों और नक्षत्रों से। इसीलिए भारतीय काल की गणना, सृष्टि की रचना, राष्ट्रों का गौरवशाली परंपराओं का बोध कराती है। सौर मंडल के ग्रहों एवं नक्षत्रों की चाल, उनकी लगातार बदलती स्थिति पर हमारे दिन, महीने, साल आधारित होते हैं। वसंत ऋतु में नववर्ष का आरंभ इसलिए भी आनंददायक होता है क्योंकि इस समय चारों ओर हरियाली होती है। क्या होती है? हरियाली होती है। ठीक है, हाँ जी। समझ नहीं आया, समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ बता रही थी आपको। रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की छटा अनुपम होती है, जो धरा को क्या बना देती है? अलौकिक बना देती है, बहुत सुंदर बना देती है। क्या बनती है? नहीं जोड़ना नहीं है, क्या बना देती है? अलौकिक बना देती है। कुल मिलाकर वातावरण सुंदर एवं मनोहारी हो जाता है, बहुत देखने में सुंदर और मन को हरने वाला। मनोहारी का मतलब क्या है? इतना आकर्षक है कि मन को हरने वाला है। कहने को तो ये पर्व है, किंतु इसके नाम अनेक। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी माँ की आराधना का पर्व क्या होता है? नवरात्रि शुरू होते हैं। उगादि युग का प्रारंभ ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु इत्यादि में। आंध्र प्रदेश में इसे दिवाली की तरह मनाते हैं, बहुत खुशियों के साथ। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं। सिंध प्रांत में नव संवत को चेती चांद, चैत्र के चांद के नाम से पुकारते हैं। एवं जम्मू कश्मीर में नवरेह का नाम से मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नवरेह के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा, बताइए भैया। 78 माइनस किया जाता है इसमें, 78 माइनस करोगे 78, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, और इधर 11 में से 7 गया फिर 4 बचा, ये 1947 आ जाएगा। समझे? ये 1947 आ जाएगा। शक संवत बता दिया, ठीक है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से देखो लिखा हुआ है, उपलक्ष्य में विक्रम संवत को सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व शुरू किया था। ईसा से पूर्व कितने? 57 ईसा पूर्व, 57 ईयर्स पहले शुरू किया गया। तो भैया 2025 साल तो अभी ही हो चुकी है, 2025वां साल तो अभी चल रहा है, उससे भी 57 पहले किया गया होगा, तो 2082 साल हो जाएगा। 2082 साल हो जाएगा, ठीक है। शक संवत कब शुरू हुआ? शक संवत कब शुरू हुआ? तो ईसा के जन्म के 78 साल बाद शुरू हुआ। 78 साल बाद शुरू हुआ, तो इस समय 1947 चल रहा है, हमारी आजादी का साल, जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से था। थोड़ा ये बेसिक चीजें होती हैं, इन्हें जाना करो। अब ईसा पूर्व, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि 250 एडी पहले होगा या 150, सॉरी 250, हाँ एडी पहले आएगा, एडी पहले आएगा या 150 बीसी, तो बताओ ये पहले का समय है, ये पहले का समय है, ये ज्यादा पुराना है या ये ज्यादा पुराना है? तो आप कहना मैम ये वाला ज्यादा पुराना है। इतना बेसिक आपको आना चाहिए, मैं उम्मीद करती हूँ थोड़ी सी इंटेलिजेंस बच्चे में होनी चाहिए। क्या होता है? तो ये ज्यादा पुराना है क्योंकि मैम जो एक ईस्वी मानी जाती है, जहां से हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत करते हैं, उसे हम ईसा का जन्म मानते हैं। ईसा का जन्म मानते हैं, जन्म मानते ही हम एक शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर देते हैं? एक शुरू कर देते हैं। तो बीसी वाला पहले है, 150 वाला जो बिफोर क्राइस्ट है, और 250 एडी क्या है? एमी डोमिनो कहते हैं शायद इसे। तो और इन दोनों के बीच 400 साल का अंतर है, इस बीच में ये 400 साल है। यहाँ से यहाँ तक का समय यदि देखा जाएगा, यहाँ बीच में कहीं जीरो रख के आप कर सकते हो, इसे हम 400 साल कहते हैं, 400 ईयर्स। समझे? ये इतना समय है बीच में। तो ये इतनी बेसिक चीजें हैं, ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि बिल्कुल कि इन्हें हमें थोड़ा सा, जैसे अभी आप कह रहे हो शक संवत समझ नहीं आया, विक्रम संवत समझ नहीं, उसमें समझने को है ही नहीं। जब विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करा, है ना, और 2000 मतलब ईसा के जन्म से 57 साल पहले शुरू किया, तो ईसा के जन्म को ही तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2025 पढ़ रहे हैं। 2025 क्या है? बर्थ, मतलब क्राइस्ट के बर्थ को इतनी सालें हो चुकी हैं, यही तो है ना? तो हमेशा रटन विद्या अच्छी नहीं होती, और ऐसा भी मत कहना मैं हिंदी की क्लास में ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रही है। ये बेसिक चीजें हैं, ये किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पढ़े लिखे नागरिक को भी, मैं तो कह रही हूँ किसी पढ़े लिखे नागरिक को भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। भैया बिफोर क्राइस्ट है, वो बहुत पहले वाला समय है ना, है ना? ऐसा है। ऋग्वैदिक काल को और आज के समय के बीच 4000 साल का अंतर है। कोई समझ ही नहीं पाता कैसे अंतर है। कहेंगे 1500 ईसा पूर्व ये था और 2000 ये चल रहा है, मतलब 3500 साल का अंतर है। क्या अंतर है? उन्हें पता ही नहीं चलता 3500 का, वो तो सोचते 500-600 साल पहले की बात है। थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान दिया करो। भारतीय नववर्ष का आरंभ किस माह से होता है? तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। आपने सबने बता दिया। तो कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या नहीं बनना होता, पॉकेट नहीं बनना होता है कि 4 शब्द मैडम ने रटा दिया, वो 4 शब्द हम करके चले जाएंगे। विक्रम संवत किसने आरंभ किया? तो सम्राट विक्रमादित्य ने आरंभ किया, है ना।
चेती का चांद का दूसरा नाम क्या है? चैत्र का चांद। अब मान लो इसी में प्रश्न बन जाता कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2024, मैं 23 की बात नहीं कर रही, 24 कौन सा विक्रम संवत है? तो 24 में जोड़ देते 57, है ना? निम्न में से विशेषण शब्द है। देखो, अब विशेषण विशेष्य हम जानते हैं हमारे सिलेबस में अलग से नहीं है, बट हमें एक बेसिक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि मैम देखो, ये तो आपने अभी हमें वाक्य शुद्धि में बताई थी, संसार के सभी नाम क्या होते हैं? सभी नाम सब क्या होते हैं? तो ब्रह्म तो एक देव का नाम है, तो ब्रह्म क्या हुआ? तो संज्ञा हो गया, बिल्कुल संज्ञा है। कश्मीर एक विशेष जगह का नाम है। मैं आपसे बहुत अच्छा आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेरे स्पेक्स टूट गए हैं, पर आप एडजस्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। कश्मीर एक जगह का नाम है, संज्ञा। चांद भी तो संज्ञा है। सुंदर क्या है? तो आप कहेंगे इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, ठीक है? अब इनमें से संज्ञा कौन सा है? तो आप कहेंगे मैम अभी तो कश्मीर को बताया था आपने, बाकी सभी क्या है? ये सभी क्या है? सुंदर, मनोहर, अलौकिक, सब विशेषण है। सबसे आपको किसी न किसी चीज की विशेषता पता चलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। अब ये थोड़ा सा आधा घंटा लेने वाला गद्यांश है, और बढ़िया गद्यांश है। कॉपरेट कर पाओगे या ऊब जाओगे? या ऊब जाओगे? देखो, अपने आप इसे पढ़ोगे तो कोई भी बच्चा अपने आप इसे पढ़ेगा तो 5-7 मिनट, 7 मिनट ज्यादा में ज्यादा पढ़ के, बहुत अच्छे से पढ़ के, समझ के 5 क्वेश्चन के आंसर भी दे देगा। और इतना तो हमें बैलेंसिंग टाइम मिलता ही है, 5 मिनट में ही पढ़ लोगे। लेकिन मैं पढ़ाऊंगी तो मैं तो फिर टाइम लेके समझा के पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको पढ़ने का तरीका बताती हूँ, वैसे आप पढ़ो। मुझे एक अफसोस है। क्या अफसोस है? वह अफसोस यह है कि मैं उन्हें पूरे अर्थों में शहीद क्यों नहीं कह पाता हूँ। किन्हें नहीं कह पाते हैं ये पता चलेगा। मरते सभी हैं, यहाँ बचना किसको है? क्या लाइन है? मरते सभी हैं, यहाँ बचना किसको? सीधी बात है। कहते हैं मृत्य लोक कहा जाता है पृथ्वी को, तो मरना तो सबको है। आगे पीछे सबको जाना ही है दुनिया से, पर मौत शहीद की ही सार्थक है। मौत किसकी सार्थक है? शहीद की ही सार्थक है, क्योंकि वह जीवन की विजय को घोषित करता है। वो खुद चुनता है। जब लोग जीवन को चुनते हैं ना, जब लोग जिंदगी को चुन रहे होते हैं, उस समय शहीद क्या कहता है? कि मैं मौत को चुनने को तैयार हूँ, हर चीज से टकराने को तैयार रहता है। जीवन की विजय को घोषित करती है। आज यही ग्लानि मन में घुट घुट कर रह जाती है। प्रेमचंद शहादत से क्यों वंचित रह गए? वो प्रेमचंद शहादत से क्यों वंचित रह गए? मैं मानता हूं प्रेमचंद शहीद होने योग्य थे। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की बात चल रही है। शहादत से क्यों वंचित रह गए? वे तो अब ये जो लेखक है ना, ये कह रहे हैं कि प्रेमचंद शहादत से वंचित क्यों रह गए? मैं उन्हें शहीद क्यों नहीं कह पा रहा हूँ? प्रेमचंद को शहीद क्यों नहीं कह पा रहे हैं? देखो, आलोचना ही है, समझना, थोड़ा सा व्यंग भी है। उन्हें शहीद बनना था, प्रेमचंद को क्या था? शहीद बनना था। और यदि नहीं बन पाए हैं वे शहीद, तो मेरा मन इसका दोष हिंदी संसार को भी देता है। हिंदी का जो संसार है ना, वो अगर प्रेमचंद को शहीदों जैसी इज्जत ना दे, तो फिर हम उसको दोष देंगे। कहते हैं प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सबसे महान लेखक हैं, सबसे महान लेखक हैं। मरने से 1 सवा महीने पहले की बात है। प्रेमचंद खाट पर पड़े थे। अब इसे तो नहीं समझाना पड़ेगा, बिस्तर पर लेटे थे, खाट पर पड़े थे। ये मत कहना मैम खाट पर पड़े कैसे हो सकते हैं? मुझे तुम्हारे कमेंट देख के हँसी आ रही है। भाई पढ़ लो कुछ और भी देख लो। रोग बढ़ गया था, उठ चल ना सकते थे। भैया जब इंसान बीमार हो जाता है ना, तो उसे उठा नहीं जाता है। देह पीली, पेट फूला, चेहरे पर शांति। देह पीली मतलब जब इंसान बहुत कमजोर हो जाता है, तो देह मतलब शरीर फूल जाता है। पेट फूल गया था, पर चेहरे पर शांति थी। चेहरे से बिल्कुल शांत थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि ऐसे हो रहा है, इस तरह की बात है। मैं तब उनकी खाट के पास काफ़ी देर बैठा रहता हूँ। ये मुझे जहाँ तक याद है, ये जैनेंद्र जी का किस्सा है, और उन्होंने लिखा है मुंशी प्रेमचंद के लिए। देखते हैं किसका आगे। मैं उनकी खाट के पास काफ़ी देर तक बैठा रहा हूँ। मतलब भाई हमें कोई पसंद हो, हमारा कोई करीबी हो, और वो बीमार हो, तो हम उसके पास जाके बैठते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? उसके उनके मन के भीतर कोई खीज, मतलब कोई झुंझलाहट, कोई कड़वाहट, कोई मैल उस समय कर कराता मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कि प्रेमचंद किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, खींचे हुए हैं, या उनके मन में कोई कड़वाहट है, कोई बोझ है, या कोई मैल उनके मन में है। मैंने नहीं देखा। देखते तो उस समय वह रहे होंगे। देखते तो उस समय वह रहे होंगे समय वह अपने समस्त अतीत जीवन पर भी होंगे। देखते तो उस समय वह अपने समस्त अतीत जीवन पे भी होंगे। सोचते होंगे ना, मैंने अपनी ज़िंदगी, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो जब तुम उनके पास बैठो ना, तो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद पता है क्या होता है? सबसे ज़्यादा पसंद आता है अपने जीवन के किस्से सुनाना। वो आपसे जब वो कार्यशील थे, जब वो क्रियाशील थे, जब वो काम कर रहे थे, है ना? जब तो वो अपनी जवानी के बड़े किस्से सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? क्योंकि ना जब हम काम करने की उम्र में होते हैं ना, उस समय हम बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग निकम्मे रह जाते हैं, नहीं करना चाहते। काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक वक़्त के बाद हमारा शरीर उतना साथ नहीं देता। मन में इच्छा होगी ना कि दौड़ के ये काम करना है, पर शरीर काम नहीं करता। तो जब इंसान बिस्तर पे पड़ा होता है, उसे लगता है उसकी जीवन आगे नहीं है, तो वो अपने अतीत के बारे में बहुत सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे काटी, क्या रहा, क्या नहीं रहा। अपनी समस्त अतीत जीवन पर भी होंगे, और आगे अज्ञात में कुछ तो कल्पना बढ़ाकर देखते रहे होंगे, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी सोचते रहेंगे। लेकिन दोनों को देखते हुए वह पूर्ण शांत भाव से खाट पर चुपचाप पड़े थे। वे अतीत पर भी, है ना? और कुछ उनके सपने भी होंगे, कल्पनाएँ भी होंगी, उन्हें भी सोचते होंगे, पर दोनों के मेल में भी क्या है? पूर्ण शांत भाव से खाट पर लेटे हैं, चुपचाप पड़े थे। शारीरिक व्यथा थी, मन निर्विकार था। शरीर में परेशानी थी, है ना? सुनाते हैं सारे दिन आप गाँव के किसी भी बुजुर्ग के पास, जैसे हर किसी को नहीं मिल पाता है दादी बाबा का साथ, पर आप अपने गाँव के किसी भी बुजुर्ग के साथ अगर टाइम मिले ना, तो 10-15 मिनट निकाल के बैठना ज़रूर। हालाँकि मैं वादा करती हूँ आपसे, अगर आप उनके पास बैठ गए, "हाँ, दादाजी सुनाओ कुछ अपने ज़माने की", तो वो फिर आपको 2 ढाई घंटे से पहले उठने नहीं देंगे। तो आप अपने समय अनुसार जाना, खाली बैठ के देखना। बहुत कुछ जीवन सीखने को भी मिलेगा। कभी-कभी बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, ठीक है? शारीरिक व्यथा थी, पर मन निर्विकार था, मन में कोई परेशानी नहीं थी, मन बिल्कुल स्वस्थ था। ऐसी अवस्था में उन्होंने कहा, जैनेंद्र, देखो मुझे ध्यान आया क्या था कि जैनेंद्र जी का, एक है जैनेंद्र। जैनेंद्र भी एक लेखक नहीं है, त्यागपत्र बहुत फेमस रचनाएँ हैं इनकी, त्यागपत्र, पाजेब, और 12th में इनकी एक बहुत अच्छी रचना है, बहादुर तो अमरकांत की है, पर्दा, पर्दा भी शायद जैनेंद्र ने लिखी है, इफ आई एम या पर्दा यशपाल ने लिखी है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। जैनेंद्र बहुत बड़े लेखक रहे हैं। एक तो कोई रचना 12th में इनकी है बहुत अच्छी। उन्होंने कहा, जैनेंद्र, लोग ऐसे समय पर याद किया करते हैं, ठेले पर हिमालय करके शायद, देख लो, ईश्वर मुझे भी याद दिलाई जाती है। जैनेंद्र, लोग ऐसे समय याद किया करते हैं, ईश्वर मुझे भी याद दिलाई जाती है, पर अभी तक मुझे ईश्वर को कष्ट देने की जरूरत मालूम नहीं पड़ी। ये मैं जिस तरह बिस्तर पे पड़ा हूँ ना, कौन सी है जल्दी से बताओ, कौन सी है? अपना-अपना भाग्य ना, अपना-अपना भाग्य शायद, अपना-अपना भाग्य, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं ना बहुत दिन तक जब हम कुछ रचनाएँ नहीं पढ़ते हैं। ईश्वर मुझे भी याद दिलाई जाती है। मुझे इससे कहा जाता है कि हाँ, बाज़ार तो वो है, बाज़ार तो सीबीएसई में है। मैं 12th की बात कर रही हूँ। ना, 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 वो बच्चन साहब की है।
हरिवंश राय बच्चन जी की। मुझे भी याद दिलाई जाती है, पर अभी तो मुझे ईश्वर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मतलब जब लोग बीमार होते हैं तो भगवान को याद करते हैं और लोग मुझसे कहते हैं आके कि भगवान को याद करो, मुझे ईश्वर को याद दिलाते हैं, पर मुझे ऐसी ज़रूरत अभी महसूस नहीं हो रही। प्रेमचंद जी कह रहे हैं, शब्द हौले-हौले स्थिरता से कहे गए थे। शब्द किससे कहे थे?